नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं चंद्र कुंडली के बारे में। लग्न कुंडली सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होती है। उसके बाद लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली का नंबर आता है और शनि की 7.5, शनि की ढैया, जो कुछ भी देखा जाता है वो चंद्र कुंडली से ही देखा जाता है। या लग्न कुंडली में चंद्रमा के सापेक्ष शनि की स्थिति इस आधार पर देखा जाता है। तो लग्न कुंडली सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह एक व्यक्ति की लग्न कुंडली है और इस लग्न कुंडली से यह चंद्र कुंडली बनाई गई है। अब यह कैसे बनती है, यही आज का विषय है। जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ पूर्व दिशा में वृश्चिक लग्न उदित थी। 2-3 चीजों पर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बार बार कंफ्यूज होते हैं। जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ पूर्व दिशा में वृश्चिक राशि उदित हुई थी, इसलिए लग्न में वृश्चिक राशि का अंक 8 लिख दिया गया। और लग्न क्या है? प्रथम भाव। हर कुंडली में यह प्रथम भाव होगा। कुंडली कोई भी हो, किसी भी लग्न की हो। एक बात यह हो गई। दूसरी बात यह है प्रथम भाव ही लग्न होगा। तीसरी बात यह है कि पूर्व दिशा में जो राशि उदित होगी उसका अंक लग्न में लिखा जाएगा। अब इसको मैं दोहरा दूं। प्रथम भाव सदैव से यही रहेगा, द्वितीय भाव यही रहेगा, तृतीय यही रहेगा, चतुर्थ यही रहेगा। लेकिन इसमें जो अंक लिखा जाएगा वह अंक लिखा जाएगा जो व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाली राशि से संबंधित है। जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ वृश्चिक राशि पूर्व में उदित हुई, इसलिए वृश्चिक राशि का अंक 8 प्रथम भाव में लग्न में लिख दिया गया। कुंडली किसी भी लग्न की हो, यह भाव सदैव प्रथम भाव रहेगा और लग्न के अनुसार यहां पड़ने वाला अंक बदल जाएगा। अब लग्न की राशि क्या होगी? वृश्चिक होगी। एक बात यह निश्चित हो गई, यह प्रथम भाव है और व्यक्ति की लग्न वृश्चिक है क्योंकि पूर्व दिशा में वृश्चिक राशि उदित हुई। यहां 8 का अंक इसलिए लिखा है क्योंकि वृश्चिक राशि का अंक 8 है। ये 2-3 चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब यह तो लग्न की बात हो गई। अब राशि की बात करते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में जहां स्थित होता है उस भाव की राशि चंद्र राशि या राशि कहलाती है। जैसे इस कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में तुला राशि में स्थित है। तुला का अंक 7 लिखा हुआ है, वहां पे चंद्र है, इसलिए व्यक्ति की राशि चंद्र होगी या इसको चंद्र राशि भी कहा जाता है। चंद्र राशि तुला होगी। तो इस व्यक्ति की राशि तुला हो गई और लग्न वृश्चिक हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब एक नजर जन्म कुंडली पर डाल लेते हैं। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, जन्मांग, ये सब एक ही चीज है। जन्म कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है, उसी पे महादशाएं लगाई जाती हैं, उसी से व्यक्ति के भूत और भविष्य का ज्ञान किया जाता है। चंद्र कुंडली जो होती है, जिस तरह से लग्न कुंडली व्यक्ति का भौतिक संसार होता है, भौतिक जगत होता है, उसी तरह से चंद्र कुंडली व्यक्ति की मन स्थिति होती है, व्यक्ति का मानसिक संसार होता है। व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है, किस तरफ उसका झुकाव है, यह सब चंद्र कुंडली से देखा जाता है। और व्यक्ति का जीवन एक्चुअली कैसा है, यह लग्न कुंडली से देखा जाता है। ठीक, ये बात हो गई। अब एक नजर लग्न कुंडली पर डालते हैं। लग्न में कोई ग्रह स्थित नहीं है और लग्नेश मंगल चला गया है 5वें भाव में। लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है। एक बात हो गई लग्न कुंडली की। दूसरी बात आती है द्वितीय भाव की।
द्वितीय भाव का स्वामी गुरु तृतीय भाव में चला गया है, वह भी अपनी नीच राशि में, इसलिए द्वितीय भी ठीक नहीं है। एक तो तृतीय भाव जहां वहां गया है वह भाव अशुभ माना जाता है, दूसरे वहां जाकर वह नीच राशि का हो गया है, इसलिए द्वितीय ठीक नहीं है। द्वितीय भाव में राहु बैठा है, राहु का किसी ऐसे भाव से जिसका संबंध भावनाओं से होता है, जैसे परिवार का, पत्नी का भाव, लग्न, पुत्र का भाव, पिता का भाव, इन सब का संबंध होता है व्यक्ति के मानसिक जुड़ाव से या भावनात्मक लगाव से, कहना चाहिए मानसिक के बजाय भावनात्मक लगाव से। व्यक्ति का भावनात्मक लगाव होता है अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, संतान के साथ और पिता के साथ। तो इन भावों में राहु और केतु का बैठना अच्छा नहीं होता, और राहु यहां अपनी नीच राशि में है, धन उसकी नीच राशि होती है, इसलिए राहु यहां पर किसी भी तरीके से अच्छा फल देने की स्थिति में नहीं। द्वितीय भाव खराब स्थिति में, द्वितीय खराब स्थिति में। चतुर्थ भाव में शनि की राशि कुंभ है, शनि चला गया है अष्टम भाव में, इसका मतलब यह भी अवरोधों वाले भाव में चला गया है। व्यक्ति को विरासत में जमीन तो मिल सकती है, लेकिन उसमें दिक्कतें आएंगी और मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उसकी बीमारियां लंबी चलने वाली होंगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में लग्नेश मंगल बैठकर पंचम भाव को अच्छा बना रहा है। पंचमेश गुरु है, गुरु के लिए मैंने बताया अशुभ भाव में है, नीच राशि में, इसलिए पंचमेश भी ठीक स्थिति में नहीं है। भाव तो ठीक है लेकिन भावेश ठीक स्थिति में नहीं। अब खस्टेश है, वह मंगल ही है, लग्नेश और खस्टेश एक ही ग्रह है, मंगल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सप्तमेश जातक पुरुष है तो सप्तम भाव उसकी पत्नी का परिचायक है। सप्तमेश शुक्र चला गया है भाग्य भाव में, बहुत अच्छी स्थिति। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, पत्नी के बारे में भाग्यशाली रहेगा। अष्टम भाव में कई ग्रह आ गए हैं, अष्टम भाव अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसमें तीनों के तीनों ग्रह क्रूर ग्रह हैं, इसलिए व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं, चोट चपेट आदि का खतरा बना रहेगा। उसके बाद बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश चंद्रमा 12वें भाव में चला गया है, नवमेश फिर से अच्छी स्थिति में नहीं है। नवम भाव में सप्तमेश आया है, इसका मतलब व्यक्ति पत्नी की ओर से, दाम्पत्य जीवन की ओर से भाग्यशाली है और व्यक्ति का भाग्य खुलेगा या भाग्य साथ देना शुरू करेगा शादी के बाद, यह स्थिति बन रही। उसके बाद दसम भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में आ गया है, फिर से एक अवरोध वाला भाव। छठे भाव का दसम भाव का स्वामी सूर्य आया है अष्टम भाव में, और एकादश भाव का स्वामी बुध आया है नवम भाव में। तो व्यक्ति अपनी आय के मामले में ठीक रहेगा, उसकी आय लगातार बनी रहेगी, बावजूद इसके कि जो उसका प्रोफेशन है, जो जॉब है, वो ठीक नहीं रहेगा। अष्टम भाव तरह तरह की दिक्कतें देगा, चोट से, दुर्घटनाओं से उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा, उसके जॉब में दिक्कत आएगी, लेकिन आय किसी न किसी तरीके से बनी रहेगी। और हो सकता है वह आय पिता की ओर से हो, क्योंकि आय वाले भाव का स्वामी पिता वाले भाव में आ रहा है। उसके बाद 12वें भाव में तुला राशि है, जहां पर भाग्येश चंद्र स्थित है, इसलिए भाव अच्छा हो गया।
और भाव स्वामी अपनी अच्छी स्थिति में है, इसलिए 12वां भाव भी अच्छा हो गया। इसका मतलब ये भी होता है भाग्येश का 12वें भाव में जो घर से दूर जाने का भाव है उसमें स्थित होने का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति का भाग्योदय तब होगा जब वह अपने घर से दूर जाएगा। तो 12वां भाव भी अच्छी स्थिति में है। अब कुल मिला के केंद्रों में कोई ग्रह नहीं है। अष्टम भाव में 3 क्रूर ग्रह हो गए हैं। गुरु अपनी नीच राशि का हो गया है। राहु की स्थिति ठीक नहीं है, केतु की स्थिति भी ठीक नहीं है। भाग्येश चंद्र चला गया है 12वें भाव में। इस तरह से यह एक कमजोर कुंडली, मतलब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष साफ साफ दिखता है इस कुंडली से। अब व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में देखते हैं। उन संघर्षों को वह कैसे टैकल करता है, हंसते खेलते अपना जीवन बिता ले जाता है या परेशान सा घूमा करता है। पहले तो समझ लीजिए चंद्र कुंडली बनती कैसे है। चंद्र कुंडली बनती इस तरह से है कि लग्न कुंडली को आप घुमाइए और इतना घुमाइए कि चंद्रमा लग्न में आ जाए, लेकिन हर ग्रह अपनी ही राशि में रहेगा, भाव बदल जाएंगे। हर ग्रह अपनी ही राशि में रहेगा। मतलब जैसे इसको आप घुमाएंगे तो 7 का अंक आ जाएगा लग्न में और साथ साथ चंद्रमा भी यहां पर आ जाएगा। उसी के साथ साथ पूरी कुंडली एक एक भाव घूम जाएगी। राहु आ गया 3 भाव में, गुरु जो 3 भाव में था वो 4th में आ गया, मंगल आ गया 6ठे भाव में, और जो सूर्य शनि केतु 8म भाव में थे वह चले गए भाग्य भाव में। और यहां पर चंद्र कुंडली में 10म भाव बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत मजबूत हो गया। मतलब केंद्र में 4 शुभ ग्रह आ गए। 4 ही शुभ ग्रह होते हैं, चारों केंद्र में आ गए। केंद्र में शुभ ग्रहों का रहना बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी स्थिति आ गई। दूसरा यह है कि 8म भाव में कोई ग्रह नहीं है। 8म भाव में क्रूर ग्रहों का रहना बहुत खराब होता है। 8म भाव में कोई ग्रह नहीं रह गया, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं रह गया। मंगल अवश्य 6ठे भाव में पहुंच गया, लेकिन 6ठे भाव में क्रूर ग्रह व्यक्ति को संघर्ष की क्षमता देते हैं, इसलिए मंगल का पहुंचना भी 6ठे भाव में उतना बुरा नहीं। अब एक नजर इस चंद्र कुंडली पर डाल लेते हैं। देखिए चंद्र कुंडली की मैं बात कर रहा हूं। अब आप लग्न कुंडली को भूल जाइए। चंद्र कुंडली में चंद्रमा 10 मेष है और शुक्र चंद्र लग्नेश है, या लग्नेश ही कह लेंगे। जब इस कुंडली की बात हम कर रहे हैं तब आप ये समझ लीजिए कि चंद्र लग्नेश, चंद्र पंचमेश, चंद्र भाग्येश, इसी चंद्र कुंडली की ही बात हो रही है। तो बार बार चंद्र लग्नेश कहने के बजाय मैं लग्नेश ही कहूंगा। चंद्र कुंडली का लग्नेश शुक्र है और 10 मेष चंद्रमा है। चंद्रमा लग्न में आ गया है और लग्न का स्वामी शुक्र 10म भाव में। शुक्र और चंद्र के बीच राशि परिवर्तन, भाव परिवर्तन, स्थान परिवर्तन सबसे शक्तिशाली योग बन गया है। इसका क्या मतलब है कि नौकरियां व्यक्ति की ओर आएंगी और व्यक्ति नौकरियों की तरफ जाएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, नौकरी में तरह तरह के अवरोध आ रहे हैं, लेकिन उन अवरोधों के बाद भी ऐसा है कि कम से कम व्यक्ति को यह लगता है, क्योंकि वह चाहता है नौकरी करना, वह सदैव किसी न किसी प्रोफेशन में लगा रहना चाहता है, इसलिए जाके कर्म भाव पर बैठ गया है। और उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि किसी भी तरीके का प्रोफेशन या व्यवसाय उनके साथ वह विदस्टैंड करता है, उनको वो ले लेता है, इसलिए 10 मेष लग्न में आ गया है।
तो दशम भाव और लग्न दोनों कर्म के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति में आ जाए। साथ साथ भाग्येश बुध भी आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? व्यक्ति का मन अपनी नौकरी में लगेगा। लग्नेश का दशम भाव में जाने का मतलब व्यक्ति का जो भी प्रोफेशन होगा वह उसमें पूरी मेहनत से, पूरी क्षमता के साथ काम करेगा, चाहे उसका जो भी प्रोफेशन हो। अब लग्न कुंडली को अगर देखें तो प्रोफेशन मिलने में दिक्कत आएगी, उसमें अवरोध रहेंगे, बार बार बदलाव होते रहेंगे और बहुत बार वे बदलाव अच्छे भी नहीं होंगे। लेकिन व्यक्ति को जो भी काम मिलेगा वह बड़ी मेहनत से अपनी पूरी क्षमता के साथ करेगा और उसे लगातार काम मिलता भी रहेगा। मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिचित हैं, वे लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं और जो भी काम मिलता है उसे कर लेते हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ वे करते हैं। तो लग्न की बात हो गई और दशम भाव की बात हो गई। चतुर्थ भाव की स्थिति यहां ठीक नहीं है। चतुर्थ भाव में यहां पे गुरु है, लेकिन गुरु चूंकि चंद्र कुंडली तुला की है, तुला लग्न की है, चंद्र लग्न तुला है, तो तुला के लिए गुरु सबसे अशुभ होता है, तृतीयेश और खस्तेश होने के कारण। इसलिए जमीन जायदाद के लिए, मकान के लिए विवाद साफ साफ दिखता है और यह व्यक्ति महसूस भी करेगा। उसके बाद छठा भाव सप्तमेश यहां पर उतनी अच्छी स्थिति में नहीं रह गया है। व्यक्ति को ऐसा लगता है, बावजूद इसके कि शादी के बाद से व्यक्ति का भाग्योदय हुआ, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी हमेशा संघर्ष पूर्ण जीवन बिताती रही है। और ऐसा है भी, क्योंकि जब जातक की कुंडली कमजोर है, भले ही दाम्पत्य जीवन सुखी है, लेकिन पत्नी किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ परेशानी महसूस करेगी और अपनी पत्नी की उस परेशानी को जातक भी महसूस करेगा, जो पत्नी के छठे भाव में स्थित होने को दिखाता है। उसके बाद सूर्य, सूर्य फिर यहां धन भाव का स्वामी है, तो भाग्य से उसे धन मिलेगा या पिता की ओर से धन मिलेगा, ऐसा जातक को विश्वास है। शनि जमीन जायदाद है, बावजूद इसके कि चतुर्थ भाव विवाद की स्थिति में, जमीन जायदाद को लेकर विवाद की स्थिति बनती है, लेकिन चतुर्थेश भाग्य भाव में है, इसलिए जातक को पूरा विश्वास है कि उसे उसके हिस्से की जमीन जायदाद मिल जाएगी। उसके बाद दशम भाव की मैंने बात की। अब आप सबको लंबे वीडियो से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा। बस यह कहूंगा कि व्यक्ति का जो भौतिक संसार है वह उतना अच्छा नहीं है जितना उसका मानसिक संसार है। तमाम परेशानियों के बाद भी व्यक्ति अपने काम को प्रसन्नता पूर्वक करता है, बावजूद इसके कि पत्नी भी उसके संघर्षों में शामिल है, वह उस स्थिति को सहन करता रहता है और एक तरह से उसके साथ एडजस्ट करता रहता है, संतुष्टि सी बनाए रखता है और विश्वास रखता है कि जो भी जमीन जायदाद का झगड़ा है वह खत्म हो जाएगा और पिता का धन, पिता से होने वाली आय बनी रहेगी और जमीन जायदाद जो पिता से मिलनी है वह उसे मिल जाएगी। बस इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थोड़ा सा कुछ बातें और करूंगा। इसमें कुछ जो अच्छे योग बन रहे हैं चंद्र कुंडली से, चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रहों का रहना यह दिखाता है कि व्यक्ति अपना काम साफ सुथरा रखेगा और ढंग से करेगा। चंद्रमा से केंद्र में गुरु का होना यह एक अच्छा योग है और यह योग व्यक्ति को प्रसिद्ध देता है। उसका जितना बड़ा भी सर्किल होगा उस सर्किल में उसे अच्छी मान्यता देगा। अब यह योग कम अच्छा इसलिए बन रहा है क्योंकि गुरु अशुभ भाव का स्वामी है।
तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई। चंद्रमा से जो योग बनते हैं उनके बारे में मैं आपको फिर से कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये चंद्र कुंडली के बारे में हुआ। और जब हम चंद्र कुंडली से भावेश देख रहे हैं तब इस कुंडली को मैंने लिया है, जब लग्न कुंडली से भावेश देख रहे हैं तब मैंने यह कुंडली ली। मेरे विश्लेषण में इस बात का भी आप ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो आपने देखा और आप देखते हैं, यही मेरे लिए सराहना है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।